Hello students, from this video onwards we are going to start off with proper physics now. So अब तक हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ा हुआ था, उसके अलावा हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स देखे थे एंड वेक्टर्स पढ़ा था. सी यूनिट्स एंड डायमेंशंस, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर्स, ये ना ये सारी चीजें वो बेसिक्स है जो आपको फिजिक्स को समझने में काम आएंगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जो आपको एसे लिखना हो या पोएट्री लिखनी हो तो पहले आपको A to Z तो समझना चाहिए ना, आपको ग्रामर समझना चाहिए. तो उसी तरह से है कि फिजिक्स समझने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं. तो वो टूल्स जो है वो हम लोगों ने वो टूल्स को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम दिस लेक्चर इज समथिंग कॉल्ड एज काइनामेटिक्स. काइनामेटिक्स, दिस टर्म इज रिलेटेड टू समथिंग कॉल्ड एज काइनेटिक्स. एंड जब हम लोग काइनेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेटिक्स सिंपली मीन्स मोशन. सो पूरा जो फिजिक्स है ना, पूरा फिजिक्स बेसिकली में हम लोग 5 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट सेक्शन इज मैकेनिक्स, विच इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके. सेकेंड वन आएगा वेव्स, जहां पे हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ेंगे. थर्ड वन इज थर्मोडायनामिक्स. ओके. नाउ थर्मोडायनामिक्स मतलब विल बी स्टडिंग अबाउट हीट ट्रांसफर. फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स. अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बात करें तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके. फिफ्थ वन इज ऑप्टिक्स, जहां पे हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे. एंड देयर इज वन मोर पार्ट दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न फिजिक्स, कि अभी फिलहाल जो फिजिक्स है, फिजिक्स में रिसर्च कौन से सेक्टर पे किया जा रहा है. ओके. सो ये सारा जो पार्ट है ना, इसको मैं बोलूंगा क्लासिकल फिजिक्स. ओके. जो न्यूटन के जमाने से चला आ रहा है. ओके. बट फिर ये जो रिसेंटली 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी में जो फिजिक्स में इन्वेंशंस हुए हैं वो सारे इससे रिलेटेड है, मॉडर्न फिजिक्स से. सो बेसिकली दोनों चीजें जो है वो हम लोग पढ़ेंगे. मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज्यादा नहीं होगा, एक छोटा सा पार्ट होगा मॉडर्न फिजिक्स का. एंड बाकी जो क्लासिकल फिजिक्स है ये हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे. Now when we talk of kinematics, kinematics is basically the first chapter in mechanics. Okay. And as I said कि kinematics is something that is related to kinetics. That is basically motion. आप भागते हो, आप चलते हो, आप रुके हुए हो और दुनिया चल रही है. मतलब ये सारी चीजें जो है ना, ये मोशन से रिलेटेड चीज है. ओके. Now whenever you want to study a motion, सबसे पहले तो आपको ऑब्जर्वर को डिफाइन करना होगा, क्योंकि व्हेन यू से एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, वो ना ऐसा एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है, वो स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है. क्योंकि व्हेन आई से ऑब्जेक्ट इज मूविंग, योर ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी. व्हेन आई से ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी तो इट इज स्टेशनरी अकॉर्डिंग टू मी ना. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, करेक्ट. बट शायद आपको स्टेशनरी ना लगे, आपको ऐसा लगे कि ऑब्जेक्ट वो मूव कर रहा है. द बेस्ट एग्जाम्पल इज, मान लो कि आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो. ओके. दिस इज अ ट्रेन एंड आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो. ओके. एंड ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे ये कैंटीन है. एंड आपका जो एक दोस्त है जो आपको सी ऑफ करने आ रहा है, बाय बोल रहा है, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है. अब मान लो कि दिस इज ऑब्जर्वर ए, दिस इज योर ऑब्जर्वर बी. आपकी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, ट्रेन धीरे धीरे आगे जा रही है. अब अगर जो आप ये ऑब्जर्वर जो बी है उसको पूछा जाए कि भाई कैंटीन तुझे क्या दिखाई दे रही है, कैंटीन हिल रही है या कैंटीन रुकी हुई है. हाँ, अगर जो पिया हुआ होगा तो वो बोलेगा सब हिल रहा है. बट अगर जो नॉर्मली एक सेन बंदा होगा तो वो बोलेगा अरे ऑब्वियसली कैंटीन रुकी हुई है ना, कैंटीन इज स्टेशनरी. बट वही जो बंदा ट्रेन में बैठा हुआ है, मान लो आप ट्रेन में बैठे हुए हो, तो आपको ऐसा लगेगा ना, अगर जो ट्रेन आगे जा रही है तो आप अगर जो बाहर कैंटीन को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कैंटीन पीछे जा रहा है. इनफैक्ट बचपन में हम सब लोगों के साथ ये चीज हुई है कि जब हम लोग बहुत छोटे थे, जब ये मोशन के बारे में कुछ समझ में नहीं आता था, आप मान लो इमेजिन करो 3-4 साल के हो एंड आप उस टाइम में जाओ और आप ट्रेन से बाहर देखते हो तो आपको ऐसा लगता था ना कि ट्रीज पीछे जा रहे हैं, सारी चीजें पीछे की तरफ जा रही है. वो मैजिकल लगता था, ट्री मूव कैसे कर रहा है. तो द थिंग इज की एन ऑब्जेक्ट विच इज स्टेशनरी अकॉर्डिंग टू वन ऑब्जर्वर इज मूविंग अकॉर्डिंग टू अनदर ऑब्जर्वर. Now if I ask you who is right, ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, तो आपका आंसर है कि बोथ आर करेक्ट, बोथ आर राइट. द रीजन इज बिकॉज कि मोशन जो होता है ना, मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव. रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है कि इट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर.
सो जरूरी नहीं कि आपको जो चीज जिस फॉर्म में दिखाई दे रही है किसी और को भी वैसी ही दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। एंड आपको जिस फॉर्म में दिखाई दे रही है वही सही तरीका, ये भी तो गलत है ना भाई। आप भगवान तो हो नहीं कि आपको ऐसे दिखाई दे रही है मतलब ये चीज वैसी है, ऐसा तो है नहीं। समझ में आ रहा है आपको? तो एक सिंपल सा एग्जांपल जो है ये प्रूव करता है कि मोशन इज समथिंग दैट इज रिलेटिव, दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मोशन। एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट मतलब समथिंग दैट इज ट्रू फॉर एवरी ऑब्जर्वर, ऐसा नहीं होता। ओके, मोशन जो होता है वो हमेशा रिलेटिव होता है, वो हमेशा ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नाउ आप अगर जो अर्थ पे हो तो मैं आपको पूछूं कि आपको ऐसे फील होता है क्या कि अर्थ घूम रहा है, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली नहीं। आप क्या बोलोगे? अर्थ इज स्टेशनरी है, ये जो ग्राउंड है वो स्टेशनरी है। बट वही आप मून से अगर जो अर्थ को देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि अर्थ घूम रहा है ना। तो हर बार किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है ना वो एनालाइज करने के लिए पहले तो आपको ये डिफाइन करना होता है कि आपका ऑब्जर्वर कौन है एंड कहां से वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब दैट इज वाई डेफिनेशन ऑफ ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर का एग्जैक्ट स्टेट डिफाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ इन दिस चैप्टर फॉर नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स हम लोग हमेशा ये मानेंगे, ओके, आपका जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड, इज स्टेशनरी, दैट इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर जो आपको स्पेसिफाई किया गया है कि नहीं ऑब्जर्वर खुद मूव कर रहा है तो अलग चीज है। बट अगर जो आपको ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ऑब्जर्वर क्या कर रहा है तो आप यही मान के चलोगे कि भाई ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है, वो रुका हुआ है एंड फिर बाकी जो चीजें है वो मूव कर रही है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट के लिए मैं हमेशा एक बॉक्स बनाता जाऊंगा, सो दिस बॉक्स विल ऑलवेज इंडिकेट एन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो अगर जो मतलब क्वेश्चन है कि मैं आपको ये बोलता हूं कि अगर जो एक ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि कौन से डायरेक्शन में भाई मूव कर रहा है। यहां पे जा रहा है, यहां पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे जा रहा है, गोल घूम रहा है। ओके, सो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ मोशन। So when I say types of motion, motion can be broadly classified as one-dimensional, two-dimensional, three-dimensional. Now one-dimensional motion क्या होता है? One-dimensional motion means object is moving in the straight line. Moving in straight line. Now it can have any direction, हाँ कोई भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। सो मान लो कि अगर जो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x ये y, तो एज लॉन्ग एज मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे भी मूव कर सकता है, एज लॉन्ग एज इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर ऐसे मूव कर रहा है, 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 किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। बट एज लॉन्ग एज इट इज मूविंग इन वन स्ट्रेट लाइन इट इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल मोशन। ओके ओके, सो इन दिस केस आई कैन से द डायरेक्शन इज काइंड ऑफ कांस्टेंट। ओके, ज्यादा से ज्यादा आपका डायरेक्शन क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा डायरेक्शन आपका रिवर्स हो सकता है, विच मीन्स आप अगर जो ऐसे जा रहे हो, कुछ देर के बाद मान लो आपकी इच्छा है कि चलो वापस आना है, तो आप ये डायरेक्शन में आ रहे हो। बट इफ यू सी यू आर ओनली मूविंग अलोंग वन स्ट्रेट लाइन। ओके, फिर आता है आपका टू डायमेंशनल मोशन। सो व्हेन वी टॉक ऑफ अ टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है? जहां पे direction of the object changes. Object changes. Okay. So if I have to give you an example of a two dimensional motion, मान लो आप यहां से मूव करना स्टार्ट कर रहे हो, आप ये डायरेक्शन में जा रहे हो एंड सडनली आपने डायरेक्शन चेंज किया। ओके, तो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, इट इज नॉट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, moving along a straight line. बट अब तक इफ यू सी ओवर हियर ऑब्जेक्ट जो है वो इसी पेज पे मूव कर रहा है ना, यहां से ये ऐसे जा रहा है, यहां से फिर ऐसे आ रहा है।
सो पेज का जो प्लेन है वो इसी प्लेन में मूव कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे गया, यहां पे गया, यहां पे गया, यहां पे गया, यहां पे, उसने पेज को छोड़ा हुआ नहीं है ना। सो व्हेन आई से अ 2 डायमेंशनल मोशन, आई कैन से इट इज अ मोशन इन अ प्लेन। ओके, एंड व्हेन आई टॉक ऑफ अ 3 डायमेंशनल मोशन, ये 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? इट इज मोशन इन अ स्पेस। So if you look at this 2-dimensional motion, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओनली इन XY प्लेन। सो ये जो पेन का टोपन था वो ऐसे ग्राउंड को छोड़ के नहीं जा रहा था। जैसे आपका और मेरा जो मोशन होता है 2-डायमेंशनल मोशन होता है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे ही ऐसे चलते रहते हैं। ओके, बट आप अगर जो बर्ड्स का मोशन देखोगे तो बर्ड्स उड़ भी सकते हैं ना, वो उड़ भी सकते हैं, तो दे कैन ऑल्सो मूव अलॉन्ग द Z डायरेक्शन। सो बिकॉज दे कैन ऑल्सो मूव अलॉन्ग द Z डायरेक्शन, ओके, बर्ड्स का जो मोशन होता है दैट इज अ 3-डायमेंशनल मोशन। ओके, एरोप्लेन के वजह से हम भी 3 डायमेंशन में अब मूव करना स्टार्ट कर दिए हैं। या इफ यू हैव स्टेप्स, लैडर है, आप जब लैडर पे चढ़ते हो तो आप अलग अलग हाइट पे जा रहे हो ना, सो दैट वुड ऑल्सो बिकम अ 3-डायमेंशनल मोशन। सो आई होप आपको ये समझ में आए। व्हेन वी टॉक ऑफ अ 3-डायमेंशनल मोशन, यहां पे X, Y एंड Z तीनों डायरेक्शंस के अलोंग जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। एंड ऑब्वियसली इट इज नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड नॉट मूविंग इन वन प्लेन, नॉट मूविंग ओनली इन वन प्लेन। ओके, मान लो आपका अगर जो एक प्लेन है ऐसा, ये प्लेन है ऐसा, ओके, ये फोन है, ये एक प्लेन है, ये दिख रहा है आपको, ये एक प्लेन है। अब अगर जो आपके पास टोपन है जो ऐसे ये ही फोन पे मूव कर रहा है, तो इट इज अ 2-डायमेंशनल मोशन। ओके, बट ये टोपन अगर जो इस प्लेन को छोड़ के, फोन को छोड़ के ऊपर ये साइड पे किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस प्लेन, सो दैट वुड बिकम योर 3-डायमेंशनल मोशन। वो हो जाएगा आपका 3-डायमेंशनल मोशन। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया कि 1-डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 2-डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 3-डायमेंशनल मोशन क्या होता है। सो ये कहां से आया? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये कहा था कि मैंने बस ये बताया था, ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन जो पॉपअप हुआ वो ये था कि कौन से डायरेक्शन में भाई वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब आएगा आपका सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि उसकी स्पीड कितनी हो, किस स्पीड से मूव कर रहा है, फास्ट मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज स्पीड। बट बिफोर वी गो ऑन टू स्पीड, लेट्स डिफाइन 2 थिंग्स और 3 थिंग्स रादर। सबसे पहले होता है समथिंग कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो मान लो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम लोग अभी बस ये बात करेंगे, वी विल ओनली टॉक अबाउट मोशन इन वन प्लेन। ओके, एक प्लेन के मोशन की बात करता है। मान लो ये आपके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, x1, x इनिशियल, y इनिशियल, एंड ये आपके फाइनल कोऑर्डिनेट्स हैं, x फाइनल, y फाइनल। फाइनल और इनिशियल कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है? ये आपकी हो गई, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, एंड ये जो है दिस इज योर फाइनल पोजीशन। ओके, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ओके, नाउ आप इनिशियली यहां पे थे, आप फाइनली यहां पे जा रहे हो, तो यहां से यहां पे जाने के कितने सारे तरीके हैं? तो आप बोलोगे सर इन्फिनाइट तरीके हैं कि आप यहां से ऐसे घूम के भी यहां पे जा सकते हो, आप ऐसे घूम के भी यहां पे जा सकते हो, आप यहां से भी ऐसे जा सकते हो। सो बहुत सारे तरीके हैं ना इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाने के लिए। ओके, नाउ बिफोर वी गो ऑन टू द पाथ कि आप कौन से पाथ से यहां पे जा रहे हो, लेट्स डिफाइन 2 वेक्टर्स। उनको कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। सो जब आप ओरिजिन से इसको ज्वाइन करते हो, सो दिस बिकम्स योर इनिशियल पोजीशन वेक्टर, एंड जब आप
ओरिजिन से, सी ओरिजिन से ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। आप फाइनल वेक्टर को ज्वाइन करते हो, आर फाइनल, दिस इज योर फाइनल पोजीशन वेक्टर। ओके, सो आपको पोजीशन वेक्टर्स क्या हुए वो समझ में आया। आपको आपके इनिशियल पोजीशन को ओरिजिन से ज्वाइन करना है, आपको आपके फाइनल पोजीशन को ओरिजिन से ज्वाइन करना है। इनको हम लोग कहेंगे पोजीशन वेक्टर्स, दीज बिकम आर पोजीशन वेक्टर्स। ओके, सो आर इनिशियल कैन बी रिटन एज x initial in I direction plus y initial in j direction। सो आप इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा कैसे निकाला जाता है, इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस इसके कोऑर्डिनेट्स, तो x माइनस 0 दैट इज x इन I डायरेक्शन, y माइनस 0 दैट इज y इन j डायरेक्शन। ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर है। फाइनल पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, it will be equal to x final minus 0 that is x final in I direction plus y final minus 0 that is y final in j direction। ओके, सो आपको पोजीशन वेक्टर समझ में आया है एंड आपको पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है ये आपको अब समझ में आया है। ओके फाइन, अब हम लोग जाते हैं कि पाथ, यहां से यहां पे जाने का पाथ क्या है, मतलब कौन सा पाथ ऑब्जेक्ट चूज कर रहा है। सी सबसे आसान पाथ जो है, सबसे सिंपल पाथ जो है वो तो यही है ना कि आप सीधा सीधा पहुंच जाओ। सो आप यहां से स्टार्ट करो, यहां पे एंड कर रहे हो, तो ये जो वेक्टर है जो स्टार्टिंग पॉइंट को कनेक्ट करता है फाइनल पॉइंट से, इस वेक्टर को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, सो प्लीज रिमेंबर व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज बेसिकली द वेक्टर जॉइनिंग योर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये स्ट्रेट वेक्टर जो होता है दैट बिकम्स योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आप लोगों ने ट्रायंगल रूल पढ़ा है ना, यू कैन सी दैट यहां पे एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। नाउ इस वेक्टर का, ये रेड वेक्टर का आर इनिशियल का जो हेड है वो एस वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो आप यहाँ पे ट्रायंगल लॉ कैसे लगाओगे, हाउ विल यू अप्लाई द ट्रायंगल लॉ। आपका ट्रायंगल लॉ लगेगा ऐसे, आर इनिशियल प्लस एस इज इक्वल टू योर फाइनल वेक्टर दैट इज आर फाइनल। So your vector S is basically equal to your final position vector minus your initial position vector. So displacement जो है, displacement हमेशा ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, this is your displacement vector. So displacement vector is nothing but your final position vector minus initial position vector. तो अगर जो आपको S की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, तो when you do this minus this, तो x final minus x initial in I direction plus y final minus y initial in j direction. So this is how you can find out displacement vector. Displacement vector find out करने के लिए आपको बस initial and आपको बस final coordinates पता होने चाहिए। Okay. Now डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वापस मैं रिपीट करता हूं, आप कैसे निकालोगे, आप इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दोगे तो ये जो वेक्टर बनेगा ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, सो इट इज फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस योर इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, नाउ ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज x final minus x initial in I direction plus y final minus y initial in j direction. Okay, now ये जो वेक्टर है ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलेगा कैसे, मैग्नीट्यूड इसको हम लोग बस s लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू, कोई एक वेक्टर होता है तो आप उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, I का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर दैट इज x फाइनल माइनस x इनिशियल द होल स्क्वायर प्लस y फाइनल माइनस y इनिशियल द होल स्क्वायर। अब आपको याद है 9th-10th में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला था, मान लो x1, y1 दिया हुआ है एंड x2, y2 दिया हुआ है एंड आपको इनके बीच का जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला आप कैसे लगाते हो, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो ये ऐसा ही फॉर्मूला ना, x फाइनल माइनस x इनिशियल द होल स्क्वायर प्लस y फाइनल माइनस y इनिशियल द होल स्क्वायर। तो आई कैन से दैट द मैग्नीट्यूड of displacement is found out using distance formula. Distance formula. Okay. Now usually when you apply this distance formula, जब आप distance formula निकालते हो तो आपको ये जो मिलता है, दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन ना, ये एक जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन की लेंथ अगर जो आपको पूछी जाए तो उसके लिए आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हो, यूज करते हो, राइट। सो आई कैन से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ओके, सो इफ दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, this is your final point. Okay, if I join the two by a straight line, okay, तो ये जो s है, s is basically equal to your this formula, and s is also nothing but the length of the straight line. ये जो straight line है ये उसकी भी length यही होगी। okay, so I can now say displacement जो होता है, displacement is defined as the straight line distance between any two points. ठीक है, it is a straight line distance between any two points. Now if I have 2 points, point A and point B, आपको A से B पे पहुंचने के इन्फिनाइट पाथ्स है। एक तो ये सीधा पाथ है, आप ऐसे घूम के भी आ सकते हो, आप यहां से ऐसे भी जा सकते हो, आप यहां पे ऐसे 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 घूम के भी यहां पे आ सकते हो। बट सबसे छोटा पाथ कौन सा है, सबसे छोटा पाथ जो है ये वो डायरेक्ट पाथ है A to B। सो आई कैन ऑल्सो से डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, between any two points। and ये जो displacement है, this displacement is obviously a vector, it is a vector। okay, वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगा एंड फाइनल पॉइंट पे ये खत्म होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, सो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये समझ में आ चुका है। ओके, बट देन द क्वेश्चन इज, मान लो देर आर 3 स्टूडेंट्स, पहला स्टूडेंट पाथ 1 चूज करता है, दूसरा स्टूडेंट पाथ 2 चूज करता है और तीसरा पाथ 3 चूज करता है। बट तीनों तो अलग अलग टाइम पे यहां पे पहुंचेंगे ना, हम लोग अज्यूम करते हैं कि तीनों की स्पीड सेम है, तो क्योंकि ये सबसे छोटा पाथ ले रहा है तो 3 सबसे पहले पहुंचेगा, फिर 2 पहुंचेगा एंड फिर 1 यहां पे पहुंचेगा। सो देन द क्वेश्चन इज कि ये तीनों डिफरेंट टाइम्स पे क्यों पहुंच रहा है। द रीजन इज बिकॉज कि ये तीनों डिफरेंट पाथ कवर कर रहे हैं। तो तीनों जब डिफरेंट पाथ कवर कर रहे हैं तो एग्जैक्टली कौन सी चीज तीनों पाथ के लिए अलग है, दैट इज बेसिकली योर पाथ लेंथ। सो आई कैन से इन दिस केस पाथ लेंथ फॉर दिस पाथ, पाथ लेंथ मतलब एक्चुअल में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो फॉर दिस पाथ, एंड ये जो पाथ लेंथ फॉर दिस पाथ इज डिफरेंट इन ऑल 3 केसेस। सो आई कैन से डिस्टेंस कवर्ड is defined as path length. Okay, distance covered is defined as path length of actual path covered. ये जो चीज है आप लोगों ने शायद 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, तो ये काइंड ऑफ रिविजन ही है आपके लिए। ओके, सो से फॉर एग्जांपल ये A है, ये B है, ये इमेजिन करो एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक है। ओके,
ये सर्कुलर ट्रैक की ये रेडियस इज r. So in this case, when you go from A to B along this path, your path length, जिसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड, विल बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. ये आप एक्चुअल पाथ ले रहे हो तो आपका पाथ लेंथ कितना है? योर पाथ लेंथ वुड बी हाफ ऑफ सर्कमफरेंस. ये अज्यूम करते कि ये दोनों पॉइंट्स जो है वो डायमीटर के एक एंड पॉइंट्स हैं. तो दिस बिकम्स योर सेमी सर्कल, सो योर पाथ लेंथ वुड बी इक्वल टू पाई आर. सो दैट इज योर डिस्टेंस कवर्ड. बट अगर जो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ही क्या होता है? इट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना हुआ? तो ये लेंथ ऑफ द डायमीटर हो गया. दैट इज इक्वल टू 2r. ओके. नाउ डिस्टेंस कवर्ड जो होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर. सी, आप गाड़ी में कितना पेट्रोल भराओगे विल डिपेंड अपॉन कि आप एक्चुअल में कितना पाथ कवर कर रहे हैं. आप उस पर नहीं डिपेंड करेगा ना कि भाई व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो यहां पे आप हो और आपको जाना है यहां पे बी, एंड बीच में मान लो ये इस तरह का पहाड़ है, तो रास्ता यहां से है ही नहीं. मान लो कोई टनल नहीं है, आपको ऐसे ही जाना है. मान लो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज लेट्स से 10 किलोमीटर्स. तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर्स है. तो आप गाड़ी में कितना पेट्रोल भराओगे भाई? 10 किलोमीटर जितना भराओगे या 50 किलोमीटर जितना भराओगे? तो ऑब्वियसली आप 50 किलोमीटर जितना भराओगे ना, क्योंकि आप तो पाथ ये चूज करने वाले हो. ठीक है. सिमिलरली आपको कितना टाइम लगेगा किसी एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचने के लिए? तो टाइम टेकन विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पाथ चोजन. सो आप ऐसा नहीं बोल सकते यार 10 किलोमीटर है, आपके पास बाइक है तो 10 मिनट में पहुंच जाओगे. नहीं, आपको भाई घंटा भर लग जाएगा. सो टाइम टेकन विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पाथ कवर्ड. Path covered is a scalar quantity. Path covered is nothing but distance. So because distance is a scalar quantity, usually आपका जो time taken है ना, that is time taken भी जो होता है, that is also a scalar quantity. So अब तक हम लोगों ने दो टर्म्स देखे हुए हैं, मतलब तीन टर्म्स बेसिकली. डिस्प्लेसमेंट विच इज अ वेक्टर, डिस्टेंस विच इज अ स्केलर क्वांटिटी विच एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द पाथ लेंथ, एंड टाइम विच इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. ओके. अब इसके अलावा दो और क्वांटिटीज जो आती है जो डिटरमाइन करती है कि आपको कितना टाइम लग रहा है. ओके. एंड कितना टाइम लग रहा है वो डिपेंड करेगा कि ऑन टू क्वांटिटीज. वन इज कॉल्ड एज स्पीड एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. स्पीड इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, and velocity is something that is related to displacement. Okay. Now distance is a scalar quantity, so speed also becomes a scalar quantity. Displacement जो है वो vector quantity होती है. तो वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. तो जहां पे वेलोसिटी के मेजरमेंट के लिए आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है. आपके लिए मैग्नीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बोथ द थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो फॉर वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ आर इंपॉर्टेंट. ओके. ना हम लोग इनसे रिलेटेड दो टर्म्स अभी डिफाइन करेंगे एंड दो जो टर्म्स है वो नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे. द फर्स्ट टर्म दैट वी हैव टू डिफाइन इज समथिंग कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी जो होती है, AVG एवरेज, दैट इज सिंपली डिफाइंड एज ओके टोटल डिस्प्लेसमेंट that is vector s divided by total time, that is t.
So average velocity V average is simply equal to total displacement upon total time. Okay. So अगर जो आपको V average का बस मैग्नीट्यूड चाहिए तो it is simply equal to magnitude of displacement upon time. I hope this is clear to you. So average velocity is defined as, एक ही फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, अब भूल से भी कोई और फॉर्मूला मत यूज करो. ओके कितना भी टेम्पटिंग हो, मान लो कि दो वेलोसिटीज दी और एवरेज पूछा जाए तो यूजुअली बच्चा क्या करता है, v1 प्लस v2/2 कर देता है. प्लीज डोंट डू दैट. एवरेज वेलोसिटी का एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एंड बाय द सेम लॉजिक एवरेज स्पीड का भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है. एवरेज स्पीड इज सिंपली इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड upon total time. Okay, so average velocity is total displacement upon total time. Average speed is total distance, and total distance हमें पता है कि path पे depend करता है, तो average speed is equal to total distance upon total time. Average speed के लिए भी हम लोग v ही यूज करेंगे, total distance के लिए भी हम लोग s ही यूज करेंगे. We will use s. Sorry. S अपॉन टी. यहां पे प्लीज रिमेंबर दिस, अब बस वेक्टर्स नहीं है ना, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज है, तो यू विल नॉट पुट एनी एरो, यहां पे यू विल पुट एरोस वेलोसिटी के केस में. दिस इज अगेन योर एवरेज स्पीड, ये आपकी हो गई एवरेज स्पीड. ओके नाउ मैंने आपको ये बताया है कि पाथ लेंथ जो होती है वो डिपेंड करता है एक्चुअल पाथ टेकन पे. डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता. सो आई कैन से डिस्प्लेसमेंट जो है वो बस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, डिपेंड ही नहीं करता कि आप कौन सा पाथ ले रहे हो. सो आई कैन राइट डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट. डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ. हाँ, डिस्टेंस जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है. अगर जो आप ये पाथ चूज करते हो तो आप स्ट्रेट लाइन पाथ ही चूज कर रहे हो, तो अगर जो आप ये पाथ चूज कर रहे हो तो आपका डिस्टेंस कवर्ड एंड आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा. सो आई कैन से, प्लीज नोट दिस डाउन, फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल. मतलब if an object is moving without changing the direction, if direction does not change, then distance and displacement are equal. ये प्लीज लिख देना, प्लीज नोट दिस डाउन. ठीक है, यहां पे मैं ये वीडियो स्टॉप करता हूं, नेक्स्ट इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे.